सो हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम अगली श्रृंखला अगली क्लास शुरू कर रहे हैं। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक टॉपिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। पिछली कक्षा में हमने भारत के भूगोल के शुरुआती जो टॉपिक हैं अबाउट द इंडिया, उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल, इस सब की चर्चा हमने की थी। फारदेस्ट पॉइंट, दूरस्थ बिंदु आदि आदि। अभी हम इंडिया का नेबरहुड यानी कि उसकी सीमाएं और फिर जो फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन है, उसके शुरुआत के टॉपिक्स को शुरू करेंगे। पहले ही आपको बताया जा चुका है हमारी टीम के द्वारा और कि ये जो पीवाईक्यू है, these are helpful for the civil services, सेंट्रल और वी कैन से यूनियन एज वेल एज स्टेट, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और अलग अलग राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं उस सबके लिए ये उपयोगी है, क्योंकि उन्हीं के पीवाईक्यू हैं जो उसमें पूछे गए हैं। विशेष रूप से जो स्टेट पीसीएस के विद्यार्थी हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा सहयोग मिलता है, और जो सिविल सर्विसेज आईएएस के विद्यार्थी हैं, यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, उनको नई इंसाइट्स मिलती हैं, उनका बहुत शानदार रिवीजन होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सामान्यतः इसके अंदर जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो यूपीएससी हो गया, जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट पीसीएस हैं, यानी कि चाहे वो यूपी पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, छत्तीसगढ़ का पीएससी हो, झारखंड का पीएससी हो, इवन उत्तराखंड और हरियाणा पीएससी के भी कुछ इसमें एग्जाम सवाल आपको लगातार मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम जो कल कंटिन्यू कर रहे थे, तो यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं और यहां से हम बाउंड्रीज, सीमाओं और नेबरहुड की बात करने वाले हैं। मैं डिस्कशन शुरू करूं पीवाईक्यू पर, उससे पहले एक बार बेसिक ये इंडिया का मैप आपके सामने है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि एक्चुअल में इंडिया के अड़ोस पड़ोस में क्या है। तो अगर हम संक्षेप की बात करते हैं तो भाई ये तो इंडिया की लैंड बाउंड्री है ना। एम आई क्लियर टू ऑल? दिस इज द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, ये हमारी तटीय सीमा है। एंड इसके ऊपर यहां से लेकर के एंड दिस इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये भारत की जमीनी सीमा है। तो हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन कौन है, इस पर सवाल बने हुए हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं, आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको बड़ी मात्रा में चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार दिखाई दे रही हैं। और तटों पर कौन दिख रहे हैं? तो तटों पर हमको श्रीलंका जो हमारा निकटतम पड़ोसी है और मालदीव जो हमारा दूर का पड़ोसी है। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड में भी हम सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक एक प्रश्नों की हम बात करते चलते हैं। जिन विद्यार्थियों ने क्लासेस देखी हुई है ज्योग्राफी की भाई मेरी, उनको तो क्विक याद होगा, जिन्होंने पढ़ाई किया हुआ उनको भी क्विक याद होगा, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आसाम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ये पहला सवाल है। तो ये हमको दिख रहा है आसाम, किस किस से बोला? भूटान और बांग्लादेश। तो भूटान से लगा हुआ है, हाँ जी लगा हुआ है। बांग्लादेश से लगा हुआ है, हाँ जी लगा हुआ है। सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये पश्चिम बंगाल हमको दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल दिख रहा है। अब जो इसका दार्जिलिंग वाला इलाका है, ये ऊपर आपको हरा रंग दिख रहा है यहां पर, तो ये वो क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का इलाका है। ये टच करता है भूटान को भी और ये टच करता है किसको? नेपाल को भी। सही है स्टेटमेंट? हाँ जी सही है। दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो गई। और तीसरी स्टेटमेंट है मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। अब यहां पर हमको दिख रहा है, ये रहा मिजोरम, तो ये इधर बांग्लादेश को भी टच कर रहा है और इधर म्यांमार को भी टच कर रहा है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? सही हो गई। ठीक है, तो अब कौन सा सही है? हमको आंसर मिल गया ए। 1 2 3 जो पहला हमारा विकल्प है इस सवाल में, वो तीनों सही है। ठीक है, इसी में अगर मान लीजिए वो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर देता तो ये उत्तर हमारा गलत हो जाता। ठीक है, आई होप अब ठीक आपको समझ में आ रहा होगा इस मैप के थ्रू। ठीक है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2006 का सवाल था। ठीक है,
इसी प्रकार अगला प्रश्न है जो कई अलग अलग परीक्षाओं में आया है। यूपी में तो 3-4 बार पूछा गया है ये सवाल, प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, एज वेल एज मेंस में भी पूछा गया है, उत्तराखंड के अंदर ही पूछा गया है ये सवाल। क्या कह रहा है प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। अब वैसे तो आप में से जिन विद्यार्थियों ने मुझसे भूगोल पढ़ा हुआ है उनको बहुत अच्छे से पता है, इस पर हमने बहुत बढ़िया से काम किया हुआ था। किस राज्य के साथ कौन कौन से देशों की सीमाएं मिलती हैं, एक, किस देश के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, दो, और तीसरा कि भाई कौन सा राज्य कितने अधिक देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इसको हमने किया हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किसकी सीमा नहीं लगती है। पिछले वाले मैप में हम देख लेते हैं बांग्लादेश से किसकी सीमा लगती है। तो यहां पर पश्चिम बंगाल दिख रहा है, यहां पर आसाम दिख रहा है, यहां पर मेघालय दिख रहा है, यहां पर हमें कौन मिल गया, त्रिपुरा, यहां पर मिजोरम। मणिपुर की नहीं लग रही है, नागालैंड की नहीं लग रही है, अरुणाचल की सीमा नहीं लग रही है, सिक्किम की सीमा नहीं लग रही है। मिल गया आंसर आपको? ठीक है, बताइए भाई किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, मणिपुर की नहीं लगती है। ठीक है ना, मेघालय की लग रही है, यहां देखिए ना। ठीक है, मेघालय की लग रही है, त्रिपुरा तो तीनों तरफ से बंगाल से घिरा ही हुआ है, त्रिपुरा की भी लग रही है, मिजोरम की भी लग रही है, मणिपुर की नहीं लग रही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर हो गया सी, मणिपुर। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है आप सबको, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? अब यहां और भी तमाम सवाल थे, लेकिन जो एक जैसे सवाल थे वो मैंने छोड़े हुए हैं। ठीक है ना, ताकि हमारा समय का उपयोग अधिक से अधिक हो और टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? अब भाई चूंकि ऑप्शन भूटान है तो अभी मैप याद करिए, ए बी सी डी। सिक्किम की मिलती है क्या? हाँ मिलती है, सिक्किम तो पड़ोस में ही है उसके। ठीक है, मेघालय की मिलती है क्या? नहीं मिलती है मेघालय की। क्यों? मेघालय घिरा हुआ है एक तरफ बांग्लादेश से, उसके ऊपर कौन है, आसाम है। ठीक है, तो नहीं मिलती है। ठीक है, हाँ बाकी सबकी मिलती है। अगर हम चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, यहां मैप में भी भूटान ये रहा। अब भूटान के एक तरफ कौन है, सिक्किम पश्चिम में, भूटान के दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो भाई पश्चिम बंगाल है। भूटान के दक्षिण में कौन है, आसाम है। भूटान के पूरब में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इनकी मिल रही है, उसकी नहीं मिल रही है, आंसर मिल गया हमें। ठीक है जी, मेघालय। नाउ क्वेश्चन 8, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ठीक है, बहुत छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। छोटा सा ट्रिकी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उसने बहुत शानदार तरीके से थोड़ा सा उसमें आपको उसने घुमा दिया है कि भाई कौन से राज्य की सीमा म्यांमार। अब म्यांमार के साथ किसकी सीमा लगती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाएगा। तो आपको ध्यान में है कि म्यांमार के साथ हमारी सीमा कैसी है, उभयनिष्ठ है एक तरीके से, यानी कि लंबाई में यहां पर सीमा फैली हुई है। ये आप देख सकते हैं म्यांमार कौन कौन टच कर रहा है, अरुणाचल टच कर रहा है, नागालैंड टच कर रहा है, मणिपुर टच कर रहा है, मिजोरम टच कर रहा है। कौन नहीं टच कर रहा है, त्रिपुरा नहीं कर रहा है, आसाम नहीं कर रहा है, मेघालय नहीं कर रहा है। इसी में हमारा उत्तर छिपा हुआ है। ठीक है ना, ये रहा। अच्छा प्रश्न क्या है, अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, जो मैक्सिमम टच करता हो, सबसे लंबा कौन टच कर रहा है उसको। ठीक है, तो क्या आपको आंसर मिल जाएगा, हाँ जी बी, यस वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश। जितनी टोटल सीमा है लगभग 1/3 से अधिक यहां पर कौन टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश। आप यहां मैप में देख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बाउंड्री इतनी लंबी किसकी म्यांमार की टच हो रही है, अरुणाचल की। क्यों, बड़ा राज्य है, बाकी सब क्या है, छोटे राज्य हैं, इसलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट से आंसर सोच करके बताइए। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, फटाफट से बताओ भाई। मिलती नहीं है और क्या, मैथमेटिक्स का उसने टर्म डाल दिया है यहां पर कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, यस वेरी गुड, आसाम। ठीक है, आसाम को कौन घेरे हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, तो इसलिए आसाम नहीं टच करता है, उभयनिष्ठ नहीं है म्यांमार से। अगला हो गया, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है क्या? सीमा रेखा एक उदाहरण है किस चीज का? तो इसका उत्तर है
अध्यारोपित सीमा का, अध्यारोपित या इसके लिए वर्ड आता है इम्पोज्ड, इम्पोज्ड बाउंड्री। व्हाट इज दिस इम्पोज्ड बाउंड्री? ठीक है, तो इम्पोज्ड बाउंड्री उस बाउंड्री को कहते हैं जब किसी देश की बाउंड्री कोई और डिसाइड करे। और इंडिया की या पाकिस्तान की या जो आज का बांग्लादेश है, जो तब पाकिस्तान हुआ करता था, हमारी बाउंड्री किसने डिसाइड की थी? ब्रिटिशर्स ने डिसाइड की थी। इवन इंडिया नेपाल की, इंडिया भूटान की, इंडिया अफगानिस्तान तक की बाउंड्री किसने डिसाइड की थी? ब्रिटिशर्स ने। मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन, ऑल दीज लाइन्स वर फॉर्म्ड बाय ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। तो ये किसका उदाहरण है? ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ठीक है, वेरी गुड। आंसर क्या हो गया हमारा भाई? ए हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है। अब ये बेसिक से सवाल है, ठीक है ना, बहुत बेसिक सवाल है, केवल रिवीजन हो जाए इसलिए हम कर ले रहे हैं। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? अब जब भी इतना लंबा वर्ड लिखते हैं तो उसका केवल एक उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का समय खराब करना और उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालना। क्योंकि बड़ा प्रश्न पढ़ करके क्या हो जाता है, हमको लगता है कुछ गंभीर पूछा हुआ है, जबकि होता आसान है। तो सिंपल कह रहा है भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा नाम है। ठीक है, उसने लिख दिया है उत्तर पूर्वी सीमा, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो। क्यों कंफ्यूजन ना हो? क्योंकि एक एलएसी भी है, इंडिया और चाइना की एक बाउंड्री कौन सी है? एलएसी भी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो कहां पर है एलएसी? तो एलएसी कहां पर है? कश्मीर लद्दाख वाले इलाके में पड़ता है। वहां पर जो इंडिया चाइना की बाउंड्री है दैट इज फॉर्म्ड बाय द एलएसी। नॉर्थ ईस्ट में इस बाउंड्री को हमने मैकमोहन लाइन से डिसाइड किया है। ठीक है, यहीं पर और भी नाम आ गए। डूरंड रेखा किस किस के बीच में है? तो हमको पता है डूरंड रेखा किसके बीच में है? यस, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान बहुत थोड़ा सा ही, केवल 106 किलोमीटर टच करता है इंडिया को। और ये भी कहां टच करता है? जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड या पाक एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर जिसको कहा जाता है, उस इलाके में। ठीक है, तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रेजेंट में जितने इंडिया पर कब्जा है, जितने कश्मीर पर कब्जा है इंडिया का, कब्जा तो नहीं मतलब जो हमारा भाग है, इस पर हम प्रैक्टिकली रूल कर रहे हैं, उससे टच नहीं करता है अफगानिस्तान। ठीक है, ऊपर जहां टच करता है वहां पर क्या है? जैसे ये कश्मीर का मैप है, तो इस जगह पर टच करता है अफगानिस्तान हमको। कितना? 106 किलोमीटर। लाइन कौन सी है? डूरंड रेखा है। अब वो अलग बात है कि इस पर अभी प्रेजेंट में कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? तो पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा हम सबको पता ही है, इंडिया और पाक की बाउंड्री है। ठीक है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं? ध्यान से देखिए, 3 तरफ, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। सोचिए, बताइए किसके 3 तरफ? आपको याद आएगा आसाम तो अंदर ही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो, क्या है उत्तर? ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। आप देखेंगे जो नागालैंड है वो तो एक तरफ है, यहां पर उसके 3 तरफ कोई बाउंड्री हो सकती है? और पॉसिबल ही नहीं है। आप मैप में देखिए, ये देखिए, ये रहा नागालैंड, इसके केवल एक तरफ है कौन? म्यांमार। ये आसाम है, आसाम भी किसको टच कर रहा है? तो 2 को टच कर रहा है, इधर भूटान को टच कर रहा है, इधर बांग्लादेश को टच कर रहा है। ठीक है, तो 3 को कौन टच कर रहा है? त्रिपुरा, त्रिपुरा भी किसको टच कर रहा है? केवल 1 को टच कर रहा है, बांग्लादेश को। मिजोरम 2 को टच कर रहा है, बांग्लादेश को और म्यांमार को। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल किसको टच कर रहा है? 3 को टच कर रहा है। किस किस को? 3। तो एक तरफ नेपाल, यहां देखिए इधर क्या हो गया? नेपाल को भी टच कर रहा है, भूटान को भी टच कर रहा है और बांग्लादेश को भी टच कर रहा है। क्लियर? बहुत अच्छा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी, पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार
भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही अवरोही, आरोही मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, फ्रॉम 0 to 100। अवरोही मतलब क्या होता है, फ्रॉम 100 to 0, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। आरोही क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ है इंडिया की, ऐसा उसने पूछा हुआ है। सबसे कम वाले को बताना है और फिर सबसे ज्यादा वाले को बताना है। अगर यही पूछे वो अवरोही, तो ठीक हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देना होगा। उल्टा कर देना होगा यानी कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी है और सबसे कम बाउंड्री किसकी है, इस हिसाब से प्रश्न के उत्तर क्या होंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो भैया फटाफट से बताओ। अब ये बहुत बेसिक सा सवाल है, सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री हमारी किसके साथ है, ये सबको पता होगा। किसके साथ है सबसे लंबी बाउंड्री, वेरी गुड, बांग्लादेश के साथ। उसने आरोही बोला है, आरोही यानी कम से ज्यादा के क्रम में। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो श्योर हो गया। अब बाकी में से आपको चुननी है, या तो बी होगा या डी होगा। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है हमारी, 4000 किलोमीटर की सीमा है। बांग्लादेश से कम किसकी सीमा है, तो ये भी हमको दिख रहा है, दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है उसने, चीन। अब केवल आपको बाकी दो में से नेपाल कितनी बाउंड्री शेयर करता है हमारे साथ और पाकिस्तान कितनी बाउंड्री शेयर करता है हमारे साथ, ये जिसको पता होगा वो आंसर कर लेगा। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पाकिस्तान ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है 3000 किलोमीटर प्लस, जबकि नेपाल क्या करता है 1700 कुछ किलोमीटर। तो सबसे कम क्या हो गया, नेपाल, इससे ज्यादा पाकिस्तान, इससे ज्यादा चीन, इससे ज्यादा बांग्लादेश। आंसर शुड बी। अगर यही वो अवरोही क्रम कर देता तो ठीक इसका उल्टा आंसर हो जाता। ठीक है, पहले आता बांग्लादेश, फिर आता चाइना, फिर आता पाकिस्तान, फिर आता नेपाल। मान लेते हैं यहां पर आप देख रहे हैं इसमें चाइना ऑप्शन में ना हो तो फिर, और अवरोही क्रम हो तो ये सही उत्तर हो जाता। ठीक है, अभी सही उत्तर क्या है इसका, बी। चलिए, तो ये हमने कुछ बाउंड्रीज की बात की। जो रेखाओं के नाम है, रेडिक्लिफ रेखा वगैरह, ये सब आप जानते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है क्लासेस को, बहुत आराम से वहां पर ऑलरेडी आपको ये सब नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, और इसके बावजूद भी अगर आप में से मान लीजिए किसी को ये भी नोट्स वोट्स चाहिए हो तो यू कैन इजिली ड्रॉप द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, और जो हमारे नंबर्स हैं आप उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, या दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल है उसका थोड़ा सा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, क्या, फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन। तो हम सबको पता है कि जो भारत है, भारत को हम 4 प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में बांटते हैं और फिर उसका अगेन डिवीजन किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से समझिएगा। तो भारत के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। जो पहला प्रमुख क्षेत्र है उसको हम कहते हैं क्या, नॉर्दर्न माउंटेन्स या द ग्रेट हिमालय, उत्तरी पर्वतमाला। ठीक है, दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है इसको हम कहते हैं गंगेटिक प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन, या उत्तर का मैदान, या उत्तर का विशाल मैदान, या गंगा का विशाल मैदान, ऐसे नाम चलते हैं। तीसरा जो हमारा प्रमुख क्षेत्र है उसको हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया, या प्रायद्वीपीय भारत, या पठार, इसे हम क्या बोलते हैं, पठारी क्षेत्र। और जो चौथा डिवीजन हमारा है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं तट एवं द्वीप। इधर ये दोनों तट उसमें आ जाते हैं और प्लस में आइलैंड। तो ये 4 इंडिया के प्रमुख डिवीजन है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, व्हेन यू गो थ्रू द एनसीईआरटी, तो उसमें हमको ये कितने डिवीजन मिलते हैं, सो वी फाउंड 6 डिवीजन इन द एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी में 6 भौतिक प्रदेश, 6 फिजिकल रीजन्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो पहला तो यही है, दूसरा यही, तीसरा यही है। चौथा कौन सा हो जाता है, चौथे में केवल वो तटों को लेते हैं, कोस्टल रीजन्स, वेस्टर्न कोस्ट भी और ईस्टर्न कोस्ट भी। पांचवा क्या हो जाता है, पांचवा हो जाता है अलग से मरुस्थल, पांचवा क्या हो जाता है उसमें, मरुस्थल। और छठा क्या हो जाता है, तो जो हमारे अलग आइलैंड्स हैं, यहाँ पर आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, फिर यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड है हमारे, दमन, दीव, दादरा नागर हवेली, एलिफेंटा केव्स के बारे में सुना होगा आप सबने। यहाँ हमारे बहुत सारे आइलैंड हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे आपने श्रीहरिकोटा के बारे में सुना होगा, यहाँ पर इसरो टेस्ट करता है। अब ये सब क्या आइलैंड है, पुलिकट लेक आइलैंड है। ठीक है, तो ये द्वीपों वाला छठा हमारा सेक्शन हो जाता है। तो उसके हिसाब से इंडिया के डिवीजन 6 हो जाते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। इज इट क्लियर टू ऑल? बहुत अच्छा।
ठीक है, चलिए अब प्रश्न पर आते हैं, सवाल क्या कह रहा है। अच्छा, दूसरी बात, सवाल पर आएंगे उससे पहले, जो ये हमारा इंडिया है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ बहुतों को पता है। मैंने यहाँ पर वो इमेज नहीं डाली हुई है क्योंकि हमको यहाँ पे पढ़ाना नहीं है, हम पीवाईक्यू डिस्कस ज्यादा कर रही हैं। तो कभी ये एक बड़े महाद्वीप का भाग हुआ करता था जो किसी दो भागों में टूटा, फिर वो सरका, ये हम सब ने पढ़ा हुआ होगा। एक दो सवाल उसके ऊपर भी हैं, ठीक है, सवाल से समझ लेंगे। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। मुश्किल भाषा है ना, ठीक है। तो अब मुश्किल क्यों है, ये कुछ ऐसा विशेष उसमें है ऐसा नहीं है, केवल उसने कहने के तौर पर। तो उसने क्या बोला है, उपबंध मतलब भारत से संबंधित जो हमको पुराने सबूत मिले हैं वो क्या बताते हैं कि पहले जो इंडियन कॉन्टिनेंट या इंडिया का जमीन था, ये जो लैंड है पूरा, ये फिसला है, सरका है या आगे बढ़ा है, मूव हुआ है। तो किस तरफ मूव हुआ है ये पूछ रहा है, किस तरफ सरका है। तो किस तरफ सरका है, ये उत्तर की तरफ। ये सवाल आईएएस पूछ चुका था 1995 के अंदर प्रीलिम्स में। सेम इसी को यूपी पीसीएस ने पूछा था प्रीलिम्स में 2 साल बाद। यानी कि यूपीएससी के सवाल रिपीट होते हैं प्रीलिम्स के अंदर अलग अलग स्टेट पीसीएस में, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो उत्तर को सरका है। कभी ये इंडिया जो है ये अफ्रीका के पास हुआ करता था, नॉर्थ की तरफ मूव किया, फिर ये टकराया किससे, यूरेशिया प्लेट से, और तब क्या बना, तब हमारा ये हिमालय बना था टकराने के बाद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एक विशाल भूखंड का भाग था जिससे पहले क्या बोलते थे। तो कौन सा जमीन का टुकड़ा था जिससे ये जुड़ा हुआ था, उसको हम कहते हैं क्या, गोंडवाना लैंड। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि जो पहले हमारी अर्थ हुआ करती थी, इस पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, पैंजिया। ये पैंजिया क्या होता है, बाद में 2 कॉन्टिनेंट्स में टूट जाता है। निचले वाले को क्या नाम दिया था हमने, गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला क्या कहलाया था, अंगारा लैंड या लॉरेशिया। ये वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बने, बाद में अलग अलग पोर्शन टूट करके, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया इसका, डी। आईएएस प्रीलिम्स का सवाल है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब पहली बात तो भाई, पाताल तोड़ कुएं होते क्या है, इतना भारी शब्द दिया हुआ है उसने, ठीक है। क्या होते हैं ये पाताल तोड़ कुएं, एक बात, और दूसरा कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे नाम भी आपको थोड़े अलग अलग भारी भारी से मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि पाताल तोड़, तो बेसिकली क्या होता है, ये गर्म जल के सोते होते हैं, या ऐसा कोई इलाका जहां पर पानी क्या होता है, नेचुरली अपने आप बाहर आता है, ठीक है। तो नाम क्या है, पाताल तोड़, यानी पाताल को तोड़ करके बाहर आ गए, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड चलता है गीजर्स। जब गर्म पानी निकलता है इसी में से तो उसको क्या कहा जाता है, गीजर्स। जैसे अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहां पर ऐसे गीजर्स बहुत बड़ी मात्रा में है। तो होता क्या है, जो जमीन है उसके नीचे, ये समझिए, मान लीजिए ये जमीन है, ये ऊपरी परत है जमीन की। अब यहाँ नीचे की जो परत है ये क्या होती है, इम्परमिएबल, अपारदर्शी, यानी पानी इसको तोड़ करके नीचे नहीं जाता। तो अब जब बारिश होगा ऊपर से पानी रिस करके यहाँ आएगा और यहाँ पानी क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा में स्टोर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट्स होंगी, उन करंट्स के कारण क्या होगा, ये पानी ऊपर की तरफ उठता है, अपने आप स्वतः क्या होता है, बाहर आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वहां पर पाताल तोड़ कुएं कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड। बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई वहां पर ये वाला सरोवर है, ये कुंड है, ये तालाब है, उसका पानी से स्नान कर लेंगे तो ये वाली बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसमें श्रद्धा वाला विषय नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है, बीमारी ठीक हो जाती है। क्यों ठीक हो जाती है बीमारी, क्योंकि वो पानी जिन चट्टानों के बीच है उनमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं, मिनरल्स। चट्टान या रॉक बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ मिनरल ही तो है, कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का ही समूह है। और उसमें अगर ऐसे खनिज हैं जो किसी पर्टिकुलर रोग को ठीक कर देंगे तो उसका स्नान करेंगे ठीक हो जाएगा। भाई हम दवाई लेते हैं तो दवाई में क्या लेते हैं हम, अलग अलग तरह के मिनरल्स या केमिकल कॉम्पोजिशन ही तो हमको दवाई के रूप में दिया जाता है।
और अगर वही मिनरल हमको कहाँ मिल गया, पानी से मिल गया, तब भी हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका आंसर है बी, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब ये तराई क्षेत्र क्या होता है, तो जिनको पता है, जिन विद्यार्थियों ने भूगोल पढ़ा हुआ होगा, इस टॉपिक को पढ़ा हुआ होगा, तो जब नदियां ऊपर पहाड़ों से आगे बढ़ती हैं तो वहां पर वो दो क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। एक होता है भाबर क्षेत्र और एक होता है तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र वो होता है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, पत्थर पड़े होते हैं। ठीक है, अलग अलग साइजेस के पत्थर होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। अब क्या होगा, जब पानी इसमें से बहेगा, तो चूंकि ऊपर तो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, तो पानी उसके नीचे से बहेगा, पत्थरों के बीच से बहेगा। तो हमको ऊपर से ऐसा लगता है जैसे नदी क्या हो गई है, वहां पर गायब हो गई है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर, उनको बोल्डर्स कहा जाता है, उसके बीच से पानी बहता है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहां पर ये पत्थरों वाला इलाका खत्म होगा, तो अब ये नदी क्या होगा, फिर से सारा जल प्रकट हो जाएगा ऊपर, है ना, प्रकट हो जाएगा इन द सेंस कि अब पत्थर खत्म हो गए तो पानी एक साथ सारा ऊपर आ गया। और ऐसे में क्या होगा कि यहां पर हल्का दलदली क्षेत्र बनता है। दलदली क्षेत्र क्यों बनेगा, ये नदियां इस सबसे बह करके आई हैं, बहुत सारा अपने साथ सेडिमेंट, अवसाद लेकर के आई हैं। क्या लेके आई हैं, सेडिमेंट या अवसाद, यानी कि पत्थरों को, चट्टानों को लगातार काटते काटते उनके बारीक छोटे छोटे टुकड़े, रेत आदि, गाद आदि, और जब यहां पर वो आएंगी तो सारा यहां पर अवसाद इकट्ठा हो जाएगा बड़ी मात्रा में, और उस अवसाद के इकट्ठा होने के कारण क्या होगा, यहां पर दलदली सिचुएशन बन जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। तो चूंकि इससे पहले पानी नीचे बह रहा था चट्टानों के, यहाँ पे एकदम से ऐसे निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाताल तोड़ कुएं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। चलिए, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में, यानी कि जो भारत के फिजिकल रीजन्स हैं, ये बने कैसे हैं, इनका कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, उसके संबंध में कुछ कथन दिए हैं, उस पर हमको विचार करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें कुछ मुश्किल शब्द आपको मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, अभी समझा देंगे। पहला, संरचनात्मक दृष्टि से, यानी कि अगर हम फॉर्मेशन के बेस पर, जब इसका निर्माण हुआ, जब ये स्ट्रक्चर बना, उस हिसाब से देखा जाए तो मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दैट मीन्स द मेघालय प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन और एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। इसका मतलब क्या है, तो समझिए। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि मैप एक बार बनाऊंगा। दूसरा क्या है, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। अब ये सम अभिनति क्या होती है, तो जिन बच्चों को पता होगा, अभिनति और अपनति होती है, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन, है ना, वो इसका मतलब जानते हैं, ऐसा और ऐसा। तो ये क्या होता है, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन, अभिनति और अपनति। सम अभिनति यानी कि दोनों तरफ बराबर झुकाव, जहां पर भुजाओं का, ये इसकी आर्म्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, कोई भी ऐसा दबाव होगा तो ये भुजाएं होती हैं। सम मतलब बराबर, दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, अगला जो स्टेटमेंट है, गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। गर्त मतलब कोई डीप इलाका, है ना, कोई ट्रेंच, कोई खाई जैसा गहरा क्षेत्र, गंगा मैदान उसमें बना है। और चौथा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट। अब समझिए इसको, आप में से कईयों को उसका उत्तर आ गया होगा तब भी। देखो भाई, ये हमारा इंडिया है, यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पर एक पठार मिलता है। ये जो व्हाइट लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ अंतिम बाउंड्री इसकी अरावली है, विंध्य माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब इसी का भाग है। इसका अंतिम छोर क्या है, छोटा नागपुर का पठार, वो उसका अंतिम छोर है। अब दूसरा क्या क्या रखा है उसने, मेघालय का पठार, मेघालय प्लेट्यू। तो यहां पर हमको मिलता है मेघालय,
पश्चिम बंगाल को पार करते ही, वो भी एक प्लेट्यू है, उस पर 3 पहाड़ियां हमको पता है, गारो, खासी और जयंतिया। यस, नाउ व्हाट ही आस्किंग, ये पूछ क्या रहा है कि जो मेघालय पठार है ये वाला, ये इसी का विस्तारित भाग है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाई ट्रू? तो किसी समय, ध्यान से समझिएगा, किसी समय ये जो मेघालय का पठार है, ये एक्चुअल में पूरा इलाका ही एक पठार हुआ करता था, यानी ये हिस्सा यहां तक फैला हुआ करता था। बाद में क्या हुआ, यहां पर गंगा नदी बही, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी इधर से बही, और इन नदियों ने क्या किया, इस इलाके को काट काट करके इसको मैदान बना दिया। अब हमको क्या लगता है कि ये पठार यहीं पर खत्म होता है, मेघालय एक अलग पठार है। ठीक है, ये जो बीच में खाली मैदान बन गया, एक गैप बन गया, इसको हम बोलते हैं क्या, इस जगह को, इसको हम कहते हैं मालदा गैप। मालदा नाम की जगह है वहां पर, या इसी को हम कई बार कहते हैं राजमहल गारो गैप। क्या कहते हैं भाई, राजमहल गारो गैप। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो दोनों छोर की पहाड़ियां हैं ये उनके नाम हैं। जो जहां पर ये पठार वर्तमान में खत्म हो रहा है, यहाँ की आखिरी पहाड़ी का नाम क्या है, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल हिल्स। और यहाँ पर जो पहली पहाड़ी है वो कौन सी है, गारो की पहाड़ियां। तो गारो, खासी, जयंतिया सुना होगा। तो इधर का राजमहल, इधर का गारो, इधर का राजमहल, इधर का गारो, ये बीच में जो गैप है उसको हम राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है क्लियर हो गया होगा। चलो फिर कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी ऐसे डेवलप हुई है, इस प्रकार का इलाका है, इसमें जो घाटी बनी है वो कश्मीर है। ऊपर हिमालय का एक भाग है, महान हिमालय, नीचे हिमालय का भाग है, उन दोनों के दबाव से बीच में घाटी बनी है। ठीक है, तो ये सम अभिनति हो गया, सिंक्लाइन हो गया, सिंक्लाइन। ठीक है, गंगा मैदान, तो ठीक बात है। ऊपर यहाँ जो हिमालय है, अब थोड़ा सा इसी में समझ लेते हैं। अच्छा, मैं मिटाऊंगा तो सारा मिट जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो पठार है और ऊपर जो यहाँ पर हिमालय बना, यहाँ ऊपर हिमालय बना, इसके बीच में खाली गैप था, गर्त था, ट्रेंच था। जब ये नदियां बह करके आई, हिमालय से सैकड़ों नदियां आई, वो अपने साथ क्या लेकर के आई, बहुत सारा गाद, अवसाद, सेडिमेंट लेकर के आई। कैसे, पत्थरों को काट काट करके, और उस सेडिमेंट के इकट्ठा होने से जो मैदान बना है उसको हम कहते हैं गंगा का विशाल मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये अग्रगर्त में हुई, ठीक बात है। चौथा स्टेटमेंट, इसको मिटा दे रहा हूं मैं अभी। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हिमालय की उत्पत्ति इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट। तो ये वाला गलत है, ये दो से हुई है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। इंडिया किससे या हिमालय किससे बना है, तो हिमालय बनने में साउथ में क्या था, इंडियन प्लेट हुआ करती थी, या जिसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते थे, और ऊपर क्या था, यूरेशिया प्लेट या यूरोपियन प्लेट कहते हैं। इन दोनों के टक्कर से बीच में क्या बना, यहाँ पर हिमालय बने। चाइना प्लेट का कोई रोल उसमें नहीं था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई, पहला, दूसरा, तीसरा सही। क्लियर, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न, ये इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये गर्त है बीच में। ठीक है, इधर हिमालय है, इधर पठार है, बीच में गर्त हुआ करता था। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या नाम है, मेघालय का पठार, गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पर राजमहल हिल्स हैं, हजारीबाग का पठार। तो बीच में ये गैप है, मालदा गैप, जो मैंने अभी बताया था आपको। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, विच इज इनकरेक्ट, और वी कैन से फॉल्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, पहला, भौमिकीय दृष्टि से यानी जमीन के लिहाज से या फिजियोग्राफिक एंगल से भारत का सबसे प्राचीन भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, अब ये सही है, उसने क्या पूछा, गलत। तो सबसे पहले क्या था, जिसको हमने कहा इंडियन प्लेट जो खिसक करके आई, तो वो जिसको आज हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, एक्चुअल में वही जमीन का टुकड़ा हुआ करता था। वो खिसक करके आया, वो टकराया पहले यूरेशियन प्लेट से, फिर हिमालय बना।
हिमालय के बनने के बाद वहां की नदियां निकली, उन नदियों के अवसादों के जमाव से विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स नॉर्दर्न प्लेन बने, उत्तरी मैदान बने। ठीक ऐसे ही जो ये हमारा पेनिनसुलर पठार था, इससे जो नदियां निकली, इन नदियों ने अपने अवसादों से यहां पर क्या बनाया, दोनों तरफ कोस्ट बनाया, तट बनाया। ठीक है, तो सबसे प्राचीन ये वाला है, यस करेक्ट ट्रू। दूसरा, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित, ये बा नहीं है वाह होगा, गलत लिख गया है, फोल्डेड माउंटेन को बताते हैं, यस ट्रू। हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है कि जो दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने से फोल्ड होते चली जाती है जमीन, और तब जो माउंटेन बनता है दैट माउंटेन इज नॉन एज फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत कहती है। और चूंकि सबसे नया बना है, अभी कुछ हजार साल पहले की बात है, और पृथ्वी के इतिहास में, भूगोल के इतिहास में हजारों साल तो कुछ भी नहीं होते, चुटकी बजाते निकल जाते। मनुष्य का इतिहास देखिए, लाखों साल पुराना, 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण है ना। ठीक है, चलिए फिर तीसरा क्या कह रहा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण, पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। अब इस स्टेटमेंट पर हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, पश्चिमी समुद्र तट जो है हमारा, ठीक है ना, और समुद्र तट तो अपने हिसाब से बना हुआ होता है ना, नदियों के जमाव से यहाँ पर क्या बना है हमारा, यहाँ पे मैदान बने हैं, केरल में जो मैदान है पश्चिमी घाट के बगल में, वो सब बने हैं नदियों के जमाव से, पश्चिमी समुद्र तट नहीं बना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये इनकरेक्ट हो गई। और चौथा क्या है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार, बिल्कुल ठीक है, जो गोंडवाना रॉक्स हैं हमारी, कर्नाटका से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। बेल्लारी की खदानों के बारे में आपने सुना होगा, झारखंड तो है ही इस सब में रिच। ठीक है, आंसर शुड बी सी। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड्स कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो क्या कह रहा है इस प्रश्न, थोड़ा इसको मैं ऊपर करता हूं ताकि ऑप्शंस दिख सकें आपको। आईएएस प्रीलिम्स का सवाल है ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सूची में एक तरफ क्या दी हुई है, 4 चीजें दी हुई है। ठीक है, दूसरी तरफ 4 और चीजें, तो क्या क्या है, डेक्कन ट्रैप, दक्कन यानी कि जो पठार है उस पर जो ट्रैप है, महाराष्ट्र का इलाका, कर्नाटका का, वो डेक्कन ट्रैप है। पश्चिमी घाट, अरावली और नर्मदा ताप्ती का जो एलुवियल डिपॉजिट है, जलोढ़ निक्षेप है ना। ठीक है, यहां पर क्या है, डेक्कन ट्रैप। दूसरा क्या बोला, पश्चिमी घाट, तो यहां पर हमको पहाड़ियां मिलती है नीलगिरी तक, ये क्या हो गई, पश्चिमी घाट। अगला क्या है, अरावली, तो यहां पर हमको माउंटेन्स मिलती हैं, ये क्या हो गई, अरावली। चौथा क्या है, नर्मदा ताप्ती, तो यहां से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, इसके नीचे तापी रिवर फ्लो करती है। इसका जो यहां पर जमाव हुआ है, जलोढ़ निक्षेप, इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट, यानी कि जो मिट्टी रेत बहा करके लाई है और उसको जो जमा दिया है, उसकी बात की जा रही है। तो 4 फीचर हो गए। अब उससे क्या बना है ये बताना है। ठीक है, या कौन सा किस एज का है, नया है पुराना है, इसकी वो बात कर रहा है। तो हमको ध्यान में आता है कि एक एक को मैच करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये 4-5 जो ऑप्शन दिए हैं, तो क्या होता है, हमारी धरती के 4.5 अरब वर्ष पूर्व बनने के बाद से लेकर के और अब तक उसको समझने के लिए हमने अलग अलग फेजेज में बांटा है, उसको अलग अलग नाम दिए हैं। इसमें से एक नाम आप सबने हमेशा सुना होगा, डायनासोर के ऊपर एक फिल्म आई थी, उसका नाम क्या था, जुरासिक पार्क। जुरासिक भी एक एज है ना, जुरासिक एज वो है जिसको हम डायनासोर्स का समय कहते हैं, उसको हम जुरासिक एज कह देते हैं। ठीक है, तो अब एक एक को हमको मैच करना है कि कब किसका निर्माण हुआ। अच्छा, जो कैम्ब्रियन फेज हुआ करता था, ये डिसाइडिंग फेज था। इससे पहले के पूरे टाइम को हम प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, इसके बाद के टाइम को अलग अलग भागों में बांटते हैं। इतनी बात समझ में आई है ना। अब एक एक को हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
डेक्कन ट्रैप किस टाइम की बात है? तो एक क्रिटेशियस एज हुआ करता था। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। जो क्रिटेशियस एज, क्रिटेशियस का टाइम होता था, यानी कि जब नियोजॉइक एरा की शुरुआत हुई थी, नियोजॉइक एरा या आदि नूतन की शुरुआत हुई थी, तब क्या बना? तब बना था हमारा डेक्कन ट्रैप। ठीक है। इसके बाद वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट जो हैं वो और बाद में बने, जब ये हिस्सा टूटा, जमीन का टुकड़ा टूटा, तो वेस्टर्न घाट बना। ठीक है। फिर अरावली की बात आती है। अब जो अरावली है वो ये सब होने से पहले से बनी हुई थी, कैम्ब्रियन कोम्ब्रियन से पहले। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्री कैम्ब्रियन। यानी कि डेक्कन ट्रैप बना, पश्चिमी घाट बना, उससे बहुत पहले अरावली थी, तो वो उससे पहले की हो गई, कैम्ब्रियन से पहले की होगी। और चौथा क्या रह गया हमारा? अब नर्मदा तापी। तो जब ये सब बन गया, इसके बाद नदियां निकली हमारी, नर्मदा और ताप्ती नदियां निकली। उन नदियों के निकलने से क्या बना? एलुवियल डिपॉजिट, सॉरी अत्यंत नूतन। तो ये सबसे नया जो है इसमें वो क्या है? ये नर्मदा ताप्ती। सबसे पहले इसमें क्या था? अरावली था। उसके बाद डेक्कन ट्रैप बना। डेक्कन ट्रैप कब बना? जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, हमने क्लास में बताया हुआ है, जब जो जमीन का टुकड़ा है इंडिया, जब ये मूव कर रहा था उत्तर की तरफ, और उस समय आज जहां पर आपने देखा होगा अफ्रीका के बगल में एक छोटा सा आइलैंड है मेडागास्कर, और वहीं पर कुछ और भी आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड वगैरह। तो जब वहां से पास हो रहा था, तो वहां पर क्या था? वहां पर मैग्मा चैम्बर्स थे। उस मैग्मा चैम्बर से लावा बाहर आया, और उस लावा के जमाव से जो चीज बनी उसको हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप। चूंकि ये एक के बाद एक लेयर्स में जमा हुआ है, तो ट्रैप कहते हैं हम, सीढ़ी नुमा कह सकते हैं, या परतदार है, ऐसा जमाव है। ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो गया भाई? हमारा बी हो गया इसका आंसर। ठीक है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा इसमें? बहुत अच्छा, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या कहता है? केरल का कुट्टनाड या कुट्टनाडु भी कहते हैं। नाडु आप सबने सुना हुआ है, दक्षिण भारत में नाडु बहुत सामान्य शब्द है। चोलाज के समय से नाडु वर्ड वहां पर अलग अलग इकाइयों के लिए प्रयोग होता है। यही नाडु बाद में तमिलनाडु उसी से बना हुआ है। ठीक है। तो कुट्टनाडु केरल का किस लिए प्रसिद्ध है? अब ये बहुत सीधा फैक्चुअल सा सवाल है, या तो आपको उसका आंसर आता होगा या नहीं आता होगा। ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, वेरी गुड। तो ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्या? यानी कि यहां पर जो हाइट है सी लेवल से वो ना के बराबर है। क्यों? एकदम मैदानी क्षेत्र है। ठीक है ना, इसलिए। तो ये फैक्चुअल सवाल हो गया। इसका आंसर क्या हो गया जी? बी। ठीक है। आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, बैक वाटर, पश्च जल। इसको केरला में क्या कहते हैं? कयाल। इसी के लिए एक शब्द चलता है, कयाल। तो ये बेसिकली क्या होता है? समुद्री पानी होता है जो अंदर आ जाता है, लैंड पे आ जाता है। कैसे? यहाँ पर तो निचला इलाका है, यहाँ पानी अगर समुद्र में फ्लो आया, तेज लहर आई और वो पानी निचले इलाके में आ गया, न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र में आ गया, तो अब क्या होगा? वहीं पर उससे झीलें बन जाएंगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक वाटर या पश्च जल या कयाल कहते हैं, केरला में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा मरुस्थल है? अब ये बड़े अलग तरह का प्रश्न है। अलग तरह का क्यों है? क्योंकि आपने मरुस्थल कहाँ है इसमें? तो जो सिंधु रीजन है, यानी कि जिसको हम इंडस वाटर रीजन कहते हैं, सिंधु, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये जहां पर खत्म होती हैं, राजस्थान भारत वाला, और जो पंजाब का इलाका है, गुजरात, पंजाब में भी गुजरात है, पता है आपको? एक गुजरात भारत में है, एक गुजरात, सॉरी पंजाब कह रहा हूँ, पाकिस्तान में भी है। एक पंजाब भारत में है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। ठीक है। तो उस इलाके में रेगिस्तान पाए जाते हैं, थार डेजर्ट वहीं पर पाया जाता है ना। इसका उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना का नहीं है? अब इसका भी आंसर या तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा। और ये धारवाड़ क्या है? पहली बात तो भाई सीधी सी बात है, जब इंडिया का फॉर्मेशन हुआ तो जो इंडिया है उसको हम 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है। एक डेक्कन ट्राइब का इलाका है,
एक गोंडवाना का इलाका है, एक धारवाड़ का इलाका है। ठीक है, धारवाड़ कर्नाटका के अंदर आपने सुना होगा, वहां पर धारवाड़ नाम की जगह भी है। ठीक है, तो उससे संबंधित कौन सा नहीं है ये उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, रचना नहीं है। बाकी सब तो गोंडवाना से जुड़ी हुई है। जो ये इंडिया है इसके 3 ऐसे हमको डिवीजन मिलते हैं। ये ए डिवीजन है मान लीजिए, ठीक है, ये बी डिवीजन है, ये सी डिवीजन है, ये वाला धारवाड़ डिवीजन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो जमीन मिलेगी सारी, उसके जो खनिज होंगे, मिनरल्स होंगे, जमीन का जो नेचर है, प्रकृति है, वो एक जैसी मिलेगी हम। ठीक है, तो इस मामले में रोहतास जो जिला है, ये बीपीएससी का सवाल है। ठीक है, तो जो रोहतास जिला पड़ता है बिहार का, वो धारवाड़ स्ट्रक्चर का नहीं है, बाकी सब उसी स्ट्रक्चर के हैं। बाकी 2 स्ट्रक्चर, एक डेक्कन है, गोंडवाना है। ठीक है, हाँ, ये स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, ये वही स्ट्रक्चर है। कडप्पा, कडप्पा भी जगह है, कडप्पा आपने सरनेम सुना होगा। ठीक है ना, और कडप्पा आपने बाहुबली के अंदर भी देखा होगा। ठीक है, तो क्या सवाल कह रहा है कि कौन सी चट्टान प्रणाली सबसे नई बनी है भारत में। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि विंध्या बड़ी पुरानी हुआ करती थी, अरावली के टाइम, अरावली, विंध्या, ये सब चीजें। गोंडवाना सबसे नई बनी है, जब जमीन का टुकड़ा यहाँ से टूटा था, फिर ये टूटा, इसमें से इंडिया ऊपर की तरफ मूव किया। यस, तो गोंडवाना जो है ये सबसे नई बनी प्रणाली है, बाकी सब उससे पहले बन गई थी। ठीक है, गोंडवाना हो गया आंसर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हाँ हाँ, इस टॉपिक को क्या नाम है बहुत डिटेलिंग में पढ़ा हुआ है, जो पूरा चैप्टर आता है भारत का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है जमीन की, उसमें इसको हम लोग पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको इमेज बनाई थी। चलिए, तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किए हैं, हम लोगों ने कुछ प्रश्न किए जो भारत की बाउंड्री से जुड़े हुए सवाल थे, और भारत के भूभौतिक प्रदेश में जो पहला रीजन है कि इंडिया का नेचर क्या है, उससे जुड़े हुए सवाल थे। कल हम इसको मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको हम और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक इसके और भी सवाल आप जो देखेंगे उसको रिवाइज कर लीजिए। इसके जो नोट्स वगैरह हैं, जिन बच्चों ने क्लास ली हुई है हमारी, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तब भी किसी को समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालेंगे, हम उसके प्रश्न को ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।